क्या हाल है आप सबके भाई। आज हम इग्नू का BPSCT 131 जून 2024 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है। इससे पहले मैंने अभी परसों दिसंबर 2024 के सॉल्यूशन की वीडियो ग्रुप इसी चैनल पे डाली है। तो जिसने नहीं देखी एक बार वो जाके देख लेना यार। और अभी आपको क्या मिलने वाले हैं ना, पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हो चुके हैं इसी के BPSCT के, तो इसी चैनल पे आपको ना उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आज हम 24 के कंप्लीट कर लेंगे। 23 का मैं कल डाल दूँ दोनों, और 24 का, सॉरी 22 का मंडे को, और 21 का ट्यूसडे को। तो 10 तारीख तक आपके पास सारे सॉल्यूशन होंगे। ये आपको भाई बहुत हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है। क्योंकि इग्नू में क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं। चलो भाई समझते हैं। सबसे पहले आज हम जून का पेपर पढ़ रहे हैं। अपनी कॉपी निकाल लेना यार। साथ साथ जिसको आता है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसको नहीं आता वो सीख लेगा। ठीक। न्यूमेरिकल सारे मैं करवाऊंगा। कुछ चीजें डेरिवेशंस हैं वो सब मैंने डाल रखी हैं, तो वो आप इन्हें लिख लेना यार। ठीक है, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बॉक्स को हम पुल कर रहे हैं रोप से, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। और जो फोर्स लगा रहे हैं हम बॉक्स पे रोप से, वो लग रही है 100 न्यूटन। तो आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है भाई। ये नंबर आपको दिए हुए हैं, दो नंबर हैं। इस नंबर पर आप मैसेज करके कुछ भी आपको डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, चलो भाई। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो। आप सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है mg cos थीटा। होता है। हाँ भाई, फोर्स का फॉर्मूला mg cos थीटा होता है। भाई मास कितना दिया हुआ है, आपने बोला मास है। मास तो नहीं दिया भाई। फोर्स का फॉर्मूला, अरे यार सॉरी 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 कहाँ दिमाग चल रहा है, वर्क डन निकालना ना मैं यार। तो फोर्स F डॉट डी होता है, जिसको मैं लिख सकता हूँ FD cos थीटा। ठीक है। फोर्स कितनी दी हुई है, 100, और डी दिया हुआ है 5। 100 5 60, ठीक है। 100 5 और cos 60। तो ये हो गया 500, और cos 60 जो sin 30 होता है, मतलब 1/2। काट दो, कितना आंसर आ गया भाई, 250 जूल। ये मेरे पास आ गया वर्क, 250 जूल। और फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट भाई। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। बोल रहे लास्ट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल था, जो कि खेला गया था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में। फालतू की बातें हैं एक चीज यार याद रखना, ये वाली बात कि फाइनल ओवर 6 ओवर हेड ऑफ द बॉलर, डिस्टेंस 85 मीटर, एंगल दिया था इतना हॉरिजॉन्टल के साथ। इतनी बस बात याद रखो, एक्स की वैल्यू 85 है। ये क्वेश्चन जून का दिसंबर 2024 में आया था। वैल्यू अलग थी लेकिन कॉन्सेप्ट सेम था भाई। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 85। और देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे हैं ना, तो जिसके साथ एंगल बनता है उसको cos थीटा माना जाता है, और अपोजिट वाले को sin थीटा मान के चल रहे हो। तो यार एक मिनट भाई। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, इसको मैं मानूंगा x cos थीटा। x की वैल्यू 85 है, और थीटा की वैल्यू 45 है। वैल्यू पुट कर दो तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 85√2, क्योंकि cos 45 होता है 1/√2। तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। इसको मीटर में लिख देते हैं। ऐसे ही मैं फाइंड करूंगा अपना वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि किसके बराबर हो जाएगा भाई, x sin थीटा के। तो जहाँ पे x की वैल्यू 85 है, sin थीटा की वैल्यू sin 45 है, वैल्यू पुट कर दो तो आंसर सेम ही आएगा, कितना, 85 अपॉन में √2 मीटर।
तो ये दोनों हो गए मेरे x और y कंपोनेंट दोनों आ गए। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। बोल रहा है, अरे देखो भाई 11th क्लास से यानी 12th क्लास में था टॉपिक, ऑर्डर, डिग्री, ये ऑर्डर ऑर्डर फाइंड करो, डिग्री फाइंड करो। ठीक है, तो चलो समझते हैं, बड़ा सिंपल है यार ये भी, और कि लीनियर है नॉन लीनियर है। ठीक है, तो देखो ऑर्डर मतलब क्या होता है, कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक बार डेरिवेटिव हुआ, ये दो बार, तो कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, मैक्सिमम दो बार, तो ऑर्डर कितना हो गया, टू हो गया। ठीक है, डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव इन दोनों में से कौन सा हुआ, तो आपने बोला ये वाला हुआ, इसकी पावर कितनी है, आपने बोला वन है, तो कितना आंसर हो गया इसका, वन हो गया। लीनियर है नॉन लीनियर, इसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि अगर dy बाई डी एक्स, ये जो मेरा लिखा है ना dy बाई डी एक्स, अगर इसकी वैल्यू या इसकी पावर अगर वन है तो लीनियर माना जाता है, लेकिन अभी फिलहाल कितनी है इसकी पावर, टू, तो क्या है ये, नॉन लीनियर। क्या है ये आपका, नॉन लीनियर है भाई, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम नॉन लीनियर। आई बात समझ भाई, पूरा क्या था ये क्या नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि आपको ना ये इक्वेशन दी हुई है और इसके रूट फाइंड करने हैं, मैथ्स लगानी है, इक्वेशन बनानी, एक्स स्क्वायर प्लस इस तरीके की टर्म है। चलो हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये जो दो लिखा हुआ है इसको मैं डबल डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको सिंगल डेरिवेटिव बोलते हैं, और ये जो y लिखा हुआ है इनके y को मैं क्या मान लूंगा, m मान लूंगा, तो यहाँ पे बन जाएगा एम स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा 4m, और इसको कांस्टेंट मान के ये वैल्यू आ गई, इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के मैं रूट्स फाइंड कर दूंगा, जो मेरे पास आएंगे वन और -5। अब रूट्स फाइंड करने के लिए आप कोई सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं ये वाला करो, आप नॉर्मल इक्वेशन से भी इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका इसका डी वाला पार्ट, इसका आंसर आ रहा है वन और -5, दो रूट आ रहे। ठीक है भाई, चलो तो हमारा ए बी सी पार्ट और डी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने ई पार्ट पर। बोल रहा है एक बॉक्स को रखा हुआ है ग्राउंड पर, जिस पे फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, जस्ट मेक इट मूव, कोफिशिएंट दिया हुआ है उसका 0.25, तो मास निकालना है। बिल्कुल बहुत इजी है भाई, देखो समझो, एक फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू म्यू एम जी, जहाँ पे म्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एम होता है मास, और जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर हमें एम निकालना है, तो किसके बराबर हो जाएगा, एफ अपॉन में म्यू जी के बराबर हो जाएगा। भाई एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में एफ की वैल्यू दी हुई है 50, 0.25 है म्यू। ठीक है, 50 यहाँ पे लिख दो 50, और यहाँ लिख दो 0.25। भाई जी को मैं लिखूंगा 10, सॉल्व कर लो, ये देख एक जीरो से जीरो कट गया, तो इसको हटा दो, ये बचा 25 और ये ऊपर चला गया, ये कटा 4 से, तो 5 4 20 kg, ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया 20 kg। ठीक है, तो ये हमारा ई वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एफ वाले पार्ट की। तो बोल रहा है एक बॉल है जिसका मास है 0.2 kg, जो कि चल रही है इतनी स्पीड से, और हिट्स अ बैट आफ्टर कोलिजन, ये रहा, आफ्टर कोलिजन इट्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड, तो इम्पल्स फाइंड करना है। चलो यार देखो इम्पल्स क्या होता है, ये बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के, 11th क्लास का टॉपिक है, इसको फॉर्मूला हम लिखेंगे v माइनस। ठीक है, अभी देखो ये एक्सिस आपको समझ आती है ना, अगर आप कोई चीज यहाँ से इस तरफ जाएगी आप सबको क्या लोगे, प्लस लोगे, और अगर ये चीज यहाँ से इधर जाएगी तो आप क्या लोगे, उसको माइनस लोगे। तो ऐसे कुछ लॉजिक अभी इसके अंदर होने वाला है, देखो ध्यान से सुनना। ये बॉल थी जिसका मास था 0.2 kg, जो कि मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसकी इनिशियल स्पीड है। भाई इधर जा रही है तो मैं इसको प्लस कंसिडर करूंगा। फिर इधर एक बैट है उससे टकरा के वापस मुड़ी, तो जैसे ही वापस मुड़ेगी इसकी वैल्यू को मैं माइनस कंसिडर कर लूंगा, तो ये जो वाली वैल्यू बन जाएगी इसकी फाइनल
और ये वाली वैल्यू बन जाएगी बच्चे इसकी इनिशियल वैल्यू। पुट कर दो 0.2 -30 -30 कितना बन गया 0.2 -60। इसका डेसिमल हटा दे बच्चे, कट गया 6 चूजा माइनस का 12 न्यूटन सेकेंड। ये इसका आंसर आ गया एफ वाले पार्ट का। आई बात समझ भाई कैसे करना है। चलो अब हम बात करते हैं जी वाले पार्ट की। यार ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है यार, क्योंकि क्वेश्चन में ना ये जो मैकेनिक्स है इसमें वेव्स को लेके ना हर साल अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स यार आप अच्छे से पढ़ कर जाना, ठीक है। हमें फिलहाल अभी आइडेंटिफाई करना है कि वेव्स किस डायरेक्शन में जा रही है। तो हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी कि जो के एक्स के वाई के जेड जो ये होते हैं, ये हमें बताते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव्स। जैसे अभी वाई एक्सिस लिखा है तो इसका मतलब ये जो वेव है वो वाई एक्सिस में जा रही है। इधर जेड लिखा है तो मतलब ये वेव जेड एक्सिस में जा रही है। अब एक्सिस भी दो तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। अगर बच्चा यहाँ पे साइन देखना, अगर माइनस लिखा है तो अपोजिट आप आंसर अपोजिट दोगे। मतलब अगर यहाँ माइनस लिखा है तो इसका मतलब ये वेव प्लस वाई एक्सिस में जा रही है, और अगर यहाँ प्लस लिखा है तो इसका मतलब ये वेव माइनस जेड एक्सिस में जा रही है, या जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो जी पार्ट हम यहाँ लिख देते हैं। जी पार्ट का जो ए वाला आंसर है हमने उसको लिखा कि वो प्लस था माइनस था, माइनस है तो मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में वेव्स आपकी ट्रेवल करेगी, और इसमें नेगेटिव जेड डायरेक्शन में वेव्स हमारी ट्रेवल करेगी। तो एक एक नंबर में आप इतना ही लिख के आओगे, ठीक है भाई। जी वाला पार्ट भी कंप्लीट। अब बात करते हैं एच वाले पार्ट की। बोल रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो डैम्प स्प्रिंग मास सिस्टम की, ठीक है। इसको याद कर लेना भाई, इसको आप लर्न कर लेना। ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो डब्बा है ये इक्वेशन है। जैसे लिखिए 2 नंबर की है भाई, बिल्कुल ऐसे लिख कर आना, सारी चीजें मेंशन करके आना कि एम क्या है और यहाँ पे बी क्या है, के क्या है, सारी बातें अच्छे से लिख कर आना, ठीक है। ये पूरा लिखा हुआ है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक जनरल सॉल्यूशन निकालना है भाई। ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन है यार ये बहुत बड़ा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटबुक में लिख लेना, 3-4 बार अच्छे से पढ़ना, अपने आप आंसर समझ आ जाएगा, ठीक है। ये रहा भाई इसका ए वाला पार्ट, यहाँ तक, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट है। एक तो ये वाला पार्ट है यार, देखो 5 नंबर का है तो मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। यार इग्नू वाले को कुछ भरोसा नहीं, कभी 5 नंबर में बहुत बड़ा क्वेश्चन देता है कि 5 नंबर बच्चों वाला क्वेश्चन देते हैं। तो पेपर सेट पता नहीं ये क्या नशे लेकर करते हैं, कुछ नहीं पता इनका यार। फिलहाल आंसर हमारा ये है यहाँ तक, ठीक है। अच्छे से नोटबुक में लिख लेना, एक बार इसको सॉल्व कर लेना यार, पेपर में पूछ लेता है। 5 नंबर बहुत मैटर कर जाते हैं, परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी और पास होने के लिए भी। तो कुछ स्किप मत करना, क्योंकि आपको भी नहीं पता पेपर क्या आने वाला है और टीचर को भी नहीं पता पेपर क्या आने वाला है। बस वो आपको एक दिशा दिखा सकता है कि भाई आप ऐसे कर लो तो इससे आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आखिर में स्टूडेंट स्टूडेंट को भाई सब करना होता है। तो टीचर बस उसको समझा सकता है कि यार आप इस तरीके से करो ताकि आपका रिजल्ट थोड़ा अच्छा बन जाए। तो श्योरिटी तो मैं भी नहीं लेता भाई कि यही आएगा, लेकिन क्वेश्चन में आया है तो पढ़कर आप जाना भाई। चलो बी वाला पार्ट देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है। फ्रिक्शन के ऊपर देखो जून में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों निकालने को बोल रहा है। बड़ा सिंपल है, देखो इसका डायग्राम ही यार देखो ध्यान से पढ़ना। इसका देखो डायग्राम ही 1 नंबर का, ये देखो लिखा हुआ, हाँ ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। डायग्राम बना के आ जाए नंबर मिल जाएंगे, ये 1 नंबर। ये डायग्राम है, मैं आपको समझा देता हूँ डायग्राम कैसा है, ठीक है। मैं डायग्राम यहाँ बनाया था, देखो आपके पास एक इस तरीके का रास्ता है,
इधर एक बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी को हम रस्सी से ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है भाई। अब इस बॉडी पे अगर ये रस्सी यहाँ खींच रही है तो टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो, ठीक। इस बॉडी पे ऊपर ऐसे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और इस बॉडी के जस्ट नीचे इस टाइप में लग रहा है mg। अब इस mg के हैं दो कंपोनेंट, और देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, कितना थीटा है भाई, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब ये जो एंगल है ना, ये 30 डिग्री का एंगल है। चल, अब इसको n को बैलेंस करेगा एक ये वाला कंपोनेंट, और एक इसका कंपोनेंट होगा ये वाला। अगर ये बॉडी बच्चा इधर जा रही है तो इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स भी कहाँ लग रही होगी, पीछे लग रही होगी, फ्रिक्शन भी, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एक लिख देता हूँ, ये थीटा है तो बच्चे ये भी थीटा होगा, और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और इसके अपोजिट होगा ये mg sin थीटा। तो इसके हैं पूरे एक नंबर, ये पूरा ड्रॉ करने के, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये था हमारा पूरा डायग्राम भाई, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस डायग्राम से हमें समझ आ रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर है बच्चे, mg cos थीटा के, ठीक है। और जो रस्सी पे जो फोर्स लग रही है, टेंशन, वो किसके बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स प्लस mg sin थीटा को बैलेंस कर रही है वो। बोल रहा है ना रस्सी पे फोर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू कितनी दे रखी है, वो 200, कितनी है भाई, 250 न्यूटन, 250 न्यूटन है। अब हमें निकालना है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हमें n और f पता होने चाहिए, ये और ये पता होने चाहिए, तो मैं स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी से सॉल्व करके दिखा देता हूँ भाई। n आ जाएगा आपके पास, m कितना था भाई, 30, 250 और 30, ठीक है। 30 इंटू 10 और cos 30, सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 300, cos 30 1/√2 होता है बच्चे, रेशनलाइज कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा ये 300√2 अपॉन में 2, काट दो, कितना आंसर आ गया बच्चा, 150√2। तो ये आपके पास आ गया n की वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू आ गई ना, अब मैं निकाल दूंगा किसकी वैल्यू, इस f की वैल्यू। तो ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन माइनस mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा। चलो यहाँ कर देता हूँ, टेंशन माइनस mg sin थीटा किसके बराबर है, ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है भाई। इसकी वैल्यू 250 है, m की वैल्यू 30 है, g की वैल्यू 10 है, और sin 30 है, फ्रिक्शन फोर्स। चलो भाई जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको। 250 में से ये हो गया 300 और 2, फ्रिक्शन फोर्स, बच्चे 250 में से 150 काट दो, किसके बराबर आ जाएगा, 100 के बराबर। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया आपका, 100 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं म्यू के, काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लिया ना भाई, हाँ। तो वो हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, 100, और बच्चा नॉर्मल रिएक्शन कितनी थी, 150√2। एक जीरो से जीरो काट दो, 5 2 जा 5 3 जा, ये आंसर आ रहा है मेरे पास म्यू के का। आया बात समझ भाई, कैसे करना है पूरा क्वेश्चन ही।
तो एक नंबर तो इस डायग्राम के थे, बाकी इसके नंबर थे। और इसके भी कितने नंबर थे भाई? 4 नंबर का था ये, तो दो दो थे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर सी है ये भाई। अगेन दिसंबर 2024 में पूछा गया था, इसका मतलब यार ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेना यार, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वैल्यू पुट करनी है, वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्व इट। ऐसी ये फोर्स टॉप पे निकालनी है और ऐसी बच्चे ये आपको बॉटम पे निकालनी है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, वैल्यू पुट करके बस आपको आंसर निकालना है इसका। ठीक है, चलो कुछ और भी क्वेश्चन है उसके बाद? नहीं, 3 ही क्वेश्चन थे, जिसमें 2 ही अटेम्प्ट करने थे हमें। चलो भाई, तीसरा है, अगेन 2 क्वेश्चन अप टाइम करना, लेकिन हम भाई सारे सॉल्व करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? 1 नंबर का तो यही पूछ रहा है यार आपसे, और 4 नंबर का न्यूमेरिकल है ये। चल, तो देखो यार, ये पूरा है इसका जो आपको आंसर निकालना है, ये पूरा। तो पूरा आपका 5 मार्क्स का है, जिसमें से 1 नंबर इसके मिलेंगे और 4 नंबर ये जो नीचे लिखा हुआ है पूरे इसके मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से कॉपी में लिख लेना, ट्राई कर लेना। चलो भाई, बी पार्ट बोल रहा है बच्चे, बी पार्ट भी आपकी क्या है? ये भाई डेरिवेशन है, डेरिवेशन को अच्छे से करके जाना यार। ये अगेन 11th क्लास के अरे डेरिवेशन है, और रोटेशनल मोशन में आता है कि भाई प्रूव करो कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होती है, तो उसका ये टॉपिक है। ठीक है, 5 नंबर की है, तो इसलिए इस तरीके से आपको प्रॉपर रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, वरना यार नंबर कट जाएंगे बेफालतू में, 5 की जगह 2 या 3 दे देंगे। ठीक है, टाइम है तो अच्छे से पढ़ो। अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला, सेटेलाइट ग्रेविटेशन का, 11th क्लास ग्रेविटेशन। सेटेलाइट का मास दिया हुआ है, और ठीक है, हमें क्या निकालने? टोटल एंड मैकेनिकल एनर्जी। बच्चा देखो, ध्यान से देखना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालने, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन में 2r। आपको सारी चीजें गिवन है। माइनस जी के लिए बच्चे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना है? तो 6.67, सॉरी 5.97 है ना, इसको मैं 6 ले लेता हूँ। 6 इंटू 10⁻24। और वैसे मास कितना था वो? 2000। कितना मास था बच्चे? 2000 केजी। ठीक है, 2000 केजी अपॉन में 2, और रेडियस कितना है भाई? रेडियस है 5000 किलोमीटर, तो इसको मीटर में ले लेना। तो इसको मैं 10⁻6 लिख दूंगा। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी, वैल्यू डालो और आपके पास आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इतना आप कर लेना यार ट्राई। अगला क्या बोल रहा है भाई? ये भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी डेरिवेशन है, क्योंकि 5 नंबर का ना ये वाला क्वेश्चन। हाँ भाई, मैं मानता हूँ ये वाला क्वेश्चन इसका थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन कंपैरिजन में हार्ड था। तो देखो क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट आपको करना है, फिर आपको बच्चे ये वाला पार्ट करना है, उसके बाद आपको ये वाला पार्ट करना है। तो ये तो अभी इसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ, और लास्ट में ये वाला पार्ट आपको खत्म करना है, यहाँ जाके ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा यार। बड़ा है, ठीक है, लेकिन अच्छे से करना, हो जाएगा। देखो कॉपी में लिख लेना इसको अच्छे से एक बार। ये क्वेश्चन था इसका जो थोड़ा खतरनाक था, बाकी तो सारे क्वेश्चन इसके नॉर्मल ही है। मॉडरेट पेपर है, इतना कुछ हाई फाई पेपर आ नहीं रहा है कि बहुत हाई फाई पेपर है। 12th करके आयु तो बहुत इजी लगेगा आपको पेपर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास भाई। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना यार, इसका जो ये ए वाला पार्ट है, अगेन ये पेपर में आ चुका है दिसंबर 2024 में। तो अभी आपके सामने देखो, मैंने 2-3 क्वेश्चन दिखा दिए जो डायरेक्ट आए, इसलिए पीवाईक्यूज करने का फायदा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दी हुई है 3 sin 3.5t - 2.0। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, 3 चीज निकालनी है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। जब भी कोई क्वेश्चन होती है ना, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, देखो
ये कौन सा पार्ट है भाई? इसका 2 का ए वाला पार्ट, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है के एक्स। जहां पर ये जो ए होता है भाई, ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या होती है भाई? हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के क्या होता है भाई हमारा? ये होता है भाई हमारा वेव नंबर। ये होता है हमारा वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। तो आपको वेवलेंथ निकालनी है, पहले मैं क्वेश्चन वैल्यू पुट सारी देख लूं भाई कितनी है। 3.5 और 2.01, 3.5 2.01, ये है 3.5 और ये है बच्चे 2.01। तो देखो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले मेरे को वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ के लिए हम क्या करेंगे भाई? वेवलेंथ के लिए मैं कर दूं 1 अपॉन वेव नंबर, 1 अपॉन में 2.01, ये मेरे पास आ गई मेरी वेवलेंथ, ठीक है। एक इसमें पुट, ठीक है, वेवलेंथ आ गई। दूसरा क्या निकालना है हमको? दूसरा निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो यार फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। तो एफ किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा अपॉन में 2 पाई के। भाई ओमेगा कितना दिया हुआ है? तो ओमेगा है 3.5, 3.5 है। 2 और पाई के लिए बच्चा कितनी? 22/7। वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा हर्ट्ज में। सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। और इस वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई के। तो ओमेगा की वैल्यू है 3.5 और के की वैल्यू 2.01। इसको सॉल्व कर लेना, मीटर पर सेकंड में आपके पास क्या आ जाएगी? आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन, इसका वाला पार्ट, ये हमने कर दिया पूरा कंप्लीट भाई, ठीक है। अब इसके बी पार्ट पे चलते हैं। तो बी पार्ट पे जाने से पहले आपको एक चीज समझा दूं कि कल इसी चैनल पे आपको जून 2023 और दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे भी आपको मिल रहा है। तो उस चैनल में बने रहना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि सबकी हेल्प हो जाए। चलो भाई बी पार्ट को समझते हैं। सेंटर ऑफ मास बताना है क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास यार एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो ये ऊपर उसी के डेफिनेशन लिखी हुई है, नीचे उसका बच्चे ये न्यूमेरिकल है। कैसे करते हैं देखो, ये आपको ना अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, इसी तरीके से आपको मेंशन करना अगर स्क्वायर वाला क्वेश्चन आता है तो। वैल्यूज अलग हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। भाई सेंटर ऑफ मास यहाँ लिख देता हूँ। देखो m1x1, ठीक, m1y1, फिर प्लस, ऐसे करते करते हम सारे m1 m2 m3 m4 को लिखेंगे। तो देखो m1 है 1 और ये बच्चे x होता है, y होता है, और ये है 0 कोमा 1 0 प्लस का साइन। अब इस पे आ जाओ, 2 × 2 कोमा 2 × 0 अगेन प्लस का साइन। 3 × 2 कोमा 3 × 2 फिर अगेन प्लस का साइन। 4 × 0 कोमा 4 × 2 और इस पूरे के नीचे बेटा हम लिख देंगे टोटल मास। इन सबको ऐड कर लो तो 4 5 7 8 9 और ये 10, टोटल 10 बन रहे हैं। ये मेरा जो मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है ये। तो इन सबको एक साथ लिख लो, 0 4 +6 और 0, ठीक है, कोमा डालो। अब एक बार आप क्या करो, वाई एक्सिस वाले को लिख लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो 0 0 6 +8 और अपॉन में क्या लिख दो भाई? 10 लिख दो। तो क्या बन जाएगा? 10 14 अपॉन में 10। तो ये मेरे पास आ गया मेरा सेंटर ऑफ
मास कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितने कितनी दूरी पर मेरा सेंटर ऑफ मास मेरे को मिलने वाला है। इसी तरीके से आपको करना है और आपके 5 नंबर पक्का। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है जो कि सर्कल ऑफ रेडियस में घूम रहा है, टॉर्क निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, देखो भाई ये रहा इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाली है, जो हमने निकाली है। ये हमारा टाइम है कि कितना टाइम लगा, और ये हमारा टॉर्क का आंसर है कि हमारा टॉर्क कितना आया। तो अगेन ये तीन पूरा 5 नंबर का फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है, इसमें कुछ इतना कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसा सिंपल चीज है, फॉर्मूला बस हमें पता होना चाहिए कितना कितना हमारा फॉर्मूला है। ठीक है भाई, तो ये हमारे फोर्थ के आई थिंक सारे पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। हाँ भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट वाला पार्ट होता है हमारा। मैं एक चीज और बता दूं यार, जो भी हमने अगर आपने दिसंबर वाली हमारी वीडियो नहीं देखी ना, तो आप मैं लास्ट में उसको पिन कर दूं, तो आप उसको जाके चेक कर लेना। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट है, एम्पलीट्यूड की रेशियो दी हुई है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों की दोनों सेम वेव में, मतलब दोनों की दोनों डायरेक्शन सेम है। आपको बच्चे नेचर ऑफ पाथ बताना है। तो ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये पूरा है, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि 5 नंबर भाई मायने रखते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करना, लास्ट में पैराबोला इक्वेशन बन रही है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके की बन रही है। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी होगी, सॉरी मोशंस की नहीं इक्वेशन, सॉरी यार, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो उसके बेसिस पे हमने ये आंसर अपना लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्वेश्चन है, आंसर है मतलब। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी जब भी नंबर मिलेंगे भाई, सिंपल सी बात है। नहीं लिख के आओगे नंबर नहीं मिलेंगे, सिंपल सी चीज है इसमें। तो ये नहीं कि ये नहीं कर रहे वो नहीं करना, भैया आपका पेपर में आया है तो आपको एक बार नजर डालनी पड़ेगी। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलो अगला क्या बोल रहा है भाई फिफ्थ में। ये अगेन भाई इंपॉर्टेंट मान लो इसको। इसके लिए यहाँ पे इस तरीके से पूरी रिप्रेजेंटेशन आपको दी हुई है, अच्छे से देखो कैसे करनी है, और यहाँ पे आके इसका ये आंसर कंप्लीट हो रहा है। तो ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास। सी वाला पार्ट वर्क डन निकालना है मोटर का, और एंगुलर स्पीड निकालने व्हील्स की। तो वर्क डन वाला 2 नंबर का और एंगुलर स्पीड वाला 3 नंबर का है। तो देखो ये वर्क डन वाला आंसर है, और ये आपका एंगुलर स्पीड वाला आंसर है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का और ये आपका 3 नंबर का है। अगेन कल इस चैनल पर आपको दिसंबर और जून 2023 का सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे अभी आपको यहाँ पे मिला है, इसी तरीके से समझाया जाएगा, और इन नंबर्स पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर भाई अच्छी लगी हो तो प्लीज यार इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि हमको थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, और जिसने भी यार दिसंबर 2024 वाला सॉल्यूशन नहीं देखा, तो एक बार वो भी यार आप देख लेना। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो, गुड बाय।